ये है 2024 का पेरिस ओलंपिक्स। दुनिया के सबसे तेज तरीन आदमी की तलाश जारी है, लेकिन एक हैरानकुन सच्चाई पर गौर करें। आखिरी बार कब कोई गोरा आदमी 100 मीटर का ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत सका? जी, वो साल था 1980 का। आपको अंदाजा है हम किस दौर की बात कर रहे हैं? जनाब, ये वो साल था जब $6 मिलियन सीरीज टीवी पर आती थी। डॉलर 10 रुपए का होता था और दुनिया में इंटरनेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, यानी 44 साल पहले। और यही वो आखिरी मौका था जब दुनिया के किसी भी कोने से कोई गोरा ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक मुकाबलों के फाइनल में क्वालिफाई कर पाया। तो सवाल ये पैदा होता है, आखिर क्यों खेलों की दुनिया के कई मैदानों पर सियाह फाम खिलाड़ी इस तरह छाए हुए हैं? मैं हूं तैमूर खुरासानी और आज मेरे साथ रहिएगा एक ईमानदाराना, गैर जानिबदाराना और साइंसी तज्ज़िये के लिए। यहाँ किसी नस्ल को बेहतर या कमतर साबित करने का मकसद नहीं, बल्कि ये जानना है कि खेलों में नस्ली इख्तिलाफात हैं भी या नहीं, और अगर हैं तो उनकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या सियाह फाम खिलाड़ी वाकई खेलों पर हावी हैं। फिर हम उसके पीछे कार फरमा सकाफती इख्तिलाफात को देखेंगे और साथ ही जिनियाती इख्तिलाफात पर भी गहरी नज़र डालेंगे और देखेंगे कि साइंस इस बारे में क्या कहती है और क्या नहीं कहती। 100 मीटर रेस को दुनिया भर में किंग ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है। ये सिर्फ रफ्तार का इम्तिहान नहीं, बल्कि इंसानी जिस्म की ताकत, पट्ठों की सलाहियत और बर्दाश्त का पैमाना भी है। 1980 के मास्को ओलंपिक्स के बाद ये ट्रैक एक ही रंग से भरा नजर आया, यानी सियाह फाम खिलाड़ियों का रंग। कॉल लेविस 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में 4 तलाई तमगे बशमूल 100 मीटर। लिन फोर्ड क्रिस्टी बरतानिया के सियाह फाम स्प्रिंटर जिन्होंने 1992 बार्सिलोना में 100 मीटर जीता। डोनोवन बैली कनाडा के हीरो 1996 एटलांटा ओलंपिक्स 100 मीटर गोल्ड। और फिर आया वो नाम जिसने दुनिया की रफ्तार को नई तारीफ दी, यूसैन बोल्ट। जमैका का स्प्रिंटर 2008 बीजिंग, 2012 लंदन और 2016 रियो ओलंपिक्स का बादशाह। बोल्ट ने न सिर्फ 3 बार लगातार 100 मीटर ओलंपिक गोल्ड जीता, बल्कि 9.58 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, जो आज तक नाकाबिल शिकस्त है। ट्रैक एंड फील्ड मैराथन मुकाबलों में देखें तो मशरकी अफ्रीकी ममालिक कीनिया और एथियोपिया के रनर्स दिहाइयों से इन मुकाबलों पर राज कर रहे हैं। सिर्फ 2 एक्सेप्शंस के साथ पिछले 33 सालों में बोस्टन मैराथन हमेशा किसी मशरकी अफ्रीकी मर्द ने ही जीती है। इसी तरह प्रोफेशनल खेलों में कुछ वाज़ेह पैटर्न्स को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। अमेरिका के मकबूल खेल बास्केटबॉल के 3/4 खिलाड़ी सियाह फाम है, और ये उस मुल्क में जहां इनकी आबादी सिर्फ 13% है। सियाह फाम खिलाड़ियों की मौजूदगी सिर्फ एथलेटिक्स और मैराथन तक महदूद नहीं रही, बल्कि दुनिया के मकबूल तरीन खेल फुटबॉल में भी बहुत नुमायां होती जा रही है। फ्रांस की टीम इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। 1998 और 2018 दोनों वर्ल्ड कप जीतने वाली फ्रेंच टीमों में सियाह फाम खिलाड़ियों की बड़ी तादाद शामिल थी, जैसे एम्बापे, हेनरी, लिलियान थुराम, मार्सेल डेसेली, पॉल पोगबा। इसी तरह इंग्लैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल और हॉलैंड की टीमों में भी आपको बड़ी तादाद में सियाह फाम खिलाड़ी नजर आते हैं। ब्राज़ील और अफ्रीका के ममालिक में तो ये शरह और भी ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ज़्यादातर सियाह फाम इन्हीं खेलों में क्यों हिस्सा लेते हैं? बास्केटबॉल क्यों ब्लैक कम्युनिटीज़ में मकबूल है? क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक बॉल और एक कोर्ट चाहिए, जबकि फुटबॉल में सिर्फ एक बॉल चाहिए। इसी तरह मैराथन अफ्रीका में इसलिए मकबूल है कि बच्चे बचपन से गांव से स्कूल मीलों पैदल दौड़ कर जाते हैं, और ये कल्चर एक दिन ओलंपिक्स के ट्रैक पर उनकी ताकत बन जाता है। जबकि इसके बरक्स स्काइंग, गोल्फ या स्विमिंग जैसे खेल महंगे हैं, सिर्फ अमीर घरानों के बच्चे उनमें आ सकते हैं। इसीलिए वहाँ ज़्यादातर गोरे या एशियाई अमीर घरानों के खिलाड़ी मिलते हैं।
गरीब आबादियों में पलने वाले बहुत से बच्चों के लिए खेल महज एक मशगला नहीं होता, ये गुर्बत से बाहर निकलने के लिए एक मुमकिना टिकट होता है। जब आप मुआशी मुश्किलात से घिरे होते हैं तो NFL, NBA या इंग्लिश प्रीमियर लीग का कॉन्ट्रैक्ट एक लाइफ सेवर साबित होता है। ये मुआशी तरगीब सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही नहीं होती, पूरी की पूरी कम्युनिटियाँ इन मकामी खिलाड़ियों के गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं, जो बड़े लीग की तरफ जाते दिखाई देते हैं। एक कामयाब खिलाड़ी न सिर्फ फ़ख्र का जरिया होता है बल्कि अपने आबाई इलाके के लिए एक सरमायाकारी भी होता है। लेकिन ये सब कल्चर नहीं, कुछ साइंस भी है। रिसर्चर्स के मुताबिक मगरबी अफ्रीकी खिलाड़ियों में ज़्यादा फास्ट ट्विच मसल्स पाए जाते हैं, जो रफ्तार के लिए बेहतरीन है। मशरकी अफ्रीकी एथलीट्स का जिस्म हल्का और टांगें लंबी होती हैं, जो लंबी दौड़ों में मददगार है। कुछ साइंसदान कहते हैं कि सियाफाम एथलीट्स का सेंटर ऑफ मास ऊंचा होता है, जिससे वो ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं। अगर हम सियाफाम खिलाड़ियों की गैर मामूली जिस्मानी सलाहियतों के पीछे की तारीख का जायज़ा लें तो मशहूर अमरीकी TV सीरीज़ रूट्स में इस पहलू को निहायत मौसर तरीके से दिखाया गया है कि किस तरह गुलामों के ज़माने में अफ्रीकी मर्द और औरतों को उनके मजबूत जिस्मानी साख की बुनियाद पर चुना जाता था। ताकतवर मर्दों की शादियां ज़्यादा ताकतवर औरतों से कराई जाती थी ताकि उनकी अगली नस्ल भी ज़्यादा मजबूत और सख्त जान हो। ये गुलाम सिर्फ खेतों में काम करने वाले मजदूर नहीं थे, बल्कि वो दिन रात कड़ी मेहनत, भारी मशक्क़त और जिस्मानी बर्दाश्त के इम्तिहान से गुजरते थे। इस मुसलसल मुशक्क़त ने इनके जिस्मों को मज़ीद सख्त और मजबूत बनाया। यही वजह है कि आने वाली नस्लों ने वही ताकत, रफ्तार और बर्दाश्त विरसे में हासिल की। रूट्स में दिखाया गया मंजरनामा हमें ये समझने में मदद देता है कि आज के दौर के बड़े मुकाबलों जैसे 100 मीटर रेस, 200 मीटर डैश या ओलंपिक्स के मैराथन इवेंट्स में सियाफाम खिलाड़ी क्यों सबसे आगे नजर आते हैं। वो सिर्फ अपनी मेहनत के अलावा एक ऐसी तवील तारीखी और नस्ली विरासत से जुड़े हैं जिसने उनके जिस्म को मुकाबले के लिए कुदरती तौर पर तैयार किया। यूँ हम कह सकते हैं कि ग़ुलामी के वो सदियों पुराने अलंबे और जबर के माहौल ने एक ऐसा जिनियाती तसलसल पैदा किया जिसने आने वाली नस्लों को आलमी स्पोर्ट्स में नाकाबिल शिकस्त बरतरी दिलवाई। ये पहलू अक्सर ओलंपिक्स या बड़े एथलेटिक मुकाबलों की कामयाबियों में नज़र आता है, जहाँ एक सियाफाम खिलाड़ी महज चंद सेकंड्स में दुनिया को हैरान कर देता है। वैसे आपके ख्याल में खेलों पर सबसे ज़्यादा असर किस चीज़ का है, जिनियात या कल्चर या फिर मैशियत? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। और अगर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।